प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय शक्ति के प्रकार या स्वरूप तथा विधियाँ। चाहे आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में जाइएगा, निश्चित रूप में यदि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सिलेबस के अंतर्गत है तो राष्ट्रीय शक्ति के प्रकार, स्वरूप या विधियों के संदर्भ में प्रश्न पूछा ही जाता है। जैसा कि हमने यहाँ नोट भी किया है, राष्ट्रीय शक्ति, नेशनल पावर, राष्ट्रीय तक शक्ति के स्वरूप या प्रकार तथा विधियाँ, लेक्चर नंबर 37 पार्ट नंबर 4। बेटा अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो राष्ट्रीय शक्ति ही चल रहा है, तो आज हम राष्ट्रीय शक्ति के स्वरूप या प्रकार तथा इसकी विधियों की चर्चा करेंगे। वैसे सामान्य से रूप में आपको बताना चाहूँगा क्या कि देखो बेटा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो अभिनेता होता है, जो एक्टर होता है, जो इकाई होता है, वो राष्ट्र राज्य होता है। यस, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो लक्ष्य होता है वो राष्ट्रीय हित होता है, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो साध्य और साधन होता है बेटा, वो क्या होता है? शक्ति होता है। तो ये बातें तो आपको ध्यान में रखना है। अब वास्तव में दुनिया का कोई भी राष्ट्र राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए, क्या राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए जो क्षमता उसके पास में है, जो योग्यता उसके पास में है, वह योग्यता और क्षमता ही राष्ट्रीय शक्ति कहलाती है। मतलब किसी भी राष्ट्र राज्य के द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए या राष्ट्रीय हितों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसके पास में जो योग्यता है, जो क्षमता है, वह योग्यता, वह क्षमता ही राष्ट्रीय शक्ति कहलाती है। अब वह योग्यता, वह क्षमता वास्तविक रूप में आर्थिक भी हो सकती है, सैनिक भी हो सकती है और मनोवैज्ञानिक या विचारधारात्मक भी हो सकती है, जिसके आधार पर एक राष्ट्र राज्य दूसरे राष्ट्र राज्य से अपनी इच्छा अनुसार अपने कार्य करवा लेता है या अपनी बात मनवा लेता है, या एक राष्ट्र राज्य दूसरे राष्ट्र राज्य के व्यवहार को नियंत्रित कर लेता है। तो सीधा सा अभिप्राय ये है कि जब एक राष्ट्र राज्य के द्वारा दूसरे राष्ट्र राज्य के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है, तो दूसरे राष्ट्र राज्य के व्यवहार को नियंत्रित करने की जो क्षमता, जो योग्यता पहले राष्ट्र राज्य के पास में है, वह ही राष्ट्रीय शक्ति कहलाती है। जैसा कि मैंने यहाँ नोट भी किया है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, ठीक है बेटा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किसी राष्ट्र, भले ही वो कोई भी राष्ट्र राज्य हो सकता है, भारत, अमेरिका, चीन, रूस, जापान, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, किसी की भी चर्चा कीजिएगा आप, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में किसी राष्ट्र की अपने राष्ट्रीय हितों, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो एक्टर होता है, वो एक्टर कौन होता है? राष्ट्र राज्य होता है, देश होता है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो लक्ष्य होता है वो क्या होता है? राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति, राष्ट्रीय हितों की रक्षा। तो राष्ट्र की अपने राष्ट्रीय हितों के उद्देश्यों की प्राप्ति करने की, क्षमता तथा योग्यता ही राष्ट्रीय शक्ति है। कितनी आसान सी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में किसी राष्ट्र की अपने राष्ट्रीय हितों, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य राष्ट्रीय हित ही होता है, राष्ट्रीय हितों के उद्देश्यों की प्राप्ति करने की क्षमता तथा योग्यता ही राष्ट्रीय शक्ति है। मतलब यदि किसी राष्ट्र राज्य के द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों के उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया जाता है, तो राष्ट्रीय हितों के जो उद्देश्य प्राप्त किए गए, राष्ट्रीय हितों की जो रक्षा की गई है, अब यहाँ वह राष्ट्रीय हित वास्तविक रूप में किस योग्यता से, किस क्षमता से प्राप्त किया गया है, वह ही राष्ट्रीय शक्ति है। अब वह क्षमता या योग्यता सैनिक भी हो सकती है, आर्थिक भी हो सकती है और मनोवैज्ञानिक या विचारधारात्मक भी हो सकती है। यह बात आपको ध्यान में रखना है। तो सामान्य स्वरूप में यदि आपसे पूछा जाए कि भी राष्ट्रीय शक्ति ही किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी भी राष्ट्र राज्य की अपने राष्ट्रीय हितों के उद्देश्यों की प्राप्ति करने की क्षमता या योग्यता ही राष्ट्रीय शक्ति है। जैसा कि मैं सामान्य रूप में यहाँ समझाऊंगा कि जब आप राष्ट्रीय शक्ति को समझें या वास्तविक रूप में सामान्य रूप में केवल शक्ति का ही अर्थ समझें कि भी शक्ति ही किसे कहते हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ होगा कि इसमें दो पक्षों का होना जरूरी है। देखो, शक्ति की अवधारणा को समझना है, राष्ट्रीय शक्ति की अवधारणा को समझना है, तो इसमें दो पक्षों का होना जरूरी है। अब यहाँ अ नामक पक्ष हो जाएगा, ब नामक पक्ष हो जाएगा। तो जब अ नामक पक्ष ब नामक
पक्ष से अपनी इच्छा अनुसार कोई कार्य करा लेता है, बशर्ते कि ब नामक पक्ष की इच्छा नहीं है, उसके बावजूद भी अ नामक पक्ष ब नामक पक्ष से अपनी इच्छा अनुसार कोई कार्य करा लेता है, या अ नामक पक्ष ब नामक पक्ष के व्यवहार को नियंत्रित कर लेता है, तो वास्तविक रूप में अ नामक पक्ष के द्वारा ब नामक पक्ष से जो कार्य कराया जा रहा है, उसके व्यवहार को जो नियंत्रित किया जा रहा है, तो उससे जो कार्य कराया जा रहा है वह कार्य कराने की जो क्षमता अ नामक पक्ष के पास में है, वह क्षमता या योग्यता ही क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। और यदि वो पक्ष राष्ट्र राज्य हो तो राष्ट्रीय शक्ति कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अ नामक पक्ष मतलब भारत और ब नामक पक्ष मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। अब यहाँ भारत अमेरिका से अपनी बात मनवा रहा है या अमेरिका भारत से अपनी बात मनवा रहा है। जो देश अपनी बात मनवा लेता है तो मनवाने वाला मतलब एक पक्ष, एक देश दूसरे देश के व्यवहार को यदि नियंत्रित कर लेता है, अपनी बात मनवा लेता है, दूसरे के व्यवहार को नियंत्रित कर लेता है, तो वास्तविक रूप में अपनी बात मनवाना है, दूसरे के व्यवहार को नियंत्रित करने की जो क्षमता, जो योग्यता भारत या अमेरिका के पास में, वह योग्यता या क्षमता ही राष्ट्रीय शक्ति कहलाती है। अब वो बात अलग है कि भारत अपनी बात अमेरिका से मनवा रहा है या अमेरिका अपनी बात भारत से मनवा रहा है। कौन किससे अपनी बात मनवाता है, कौन किसके व्यवहार को नियंत्रित करता है, और वह व्यवहार को नियंत्रित करने की जो क्षमता या योग्यता है, बात मनवाने की जो क्षमता या योग्यता है बेटा, वह यदि राष्ट्र राज्य की बात आती है, पक्ष राष्ट्र राज्य है तो इसे राष्ट्रीय शक्ति कहा जाएगा। और पक्ष दो व्यक्ति हैं तो यहाँ पर ये कहा जाएगा कि अ नामक व्यक्ति शक्तिशाली है। यहाँ पर पक्ष यदि दो दल हैं तो ये कहा जाएगा कि फला दल, अ नामक दल या ब नामक दल शक्तिशाली है। यहाँ पर समूह भी हो सकता है, मतलब यहाँ पक्ष या संदर्भ एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक परिवार भी हो सकता है, एक समूह भी हो सकता है, एक राजनीतिक दल भी हो सकता है और एक देश भी हो सकता है। अब यदि ये पक्ष देश है, राष्ट्र राज्य है, तो इसे राष्ट्रीय शक्ति कहा जाएगा। मूल बात यह है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष से अपनी इच्छा अनुसार कोई कार्य करा लेता है और वह कार्य कराने की जो क्षमता पहले पक्ष के पास में है, जो योग्यता पहले पक्ष के पास में है, वह योग्यता और क्षमता ही शक्ति कहलाती है। और यदि यह राष्ट्र राज्य के ऊपर लागू की जाती है तो इसे राष्ट्रीय शक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय शक्ति कहा जाता है। अब वास्तविक रूप में राष्ट्रीय शक्ति के स्वरूप या प्रकार तथा विधियों को हम डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। देखो बेटा, सीधी सी बात है कि राष्ट्रीय शक्ति के स्वरूप या प्रकार को मुख्यतः तीन भागों में बांटा जाता है। हालांकि यहाँ पर राष्ट्रीय शक्ति के जो प्रकार बताए जा रहे हैं, ये जो तीन प्रकार बताए जा रहे हैं, तो ये एक प्रकार से मनमाना वर्गीकरण ही किया गया है। क्या बेटा? मनमाना वर्गीकरण किया गया है। लेकिन फिर भी चूंकि राष्ट्रीय शक्ति को हमें समझना है तो इसका वर्गीकरण करना अति आवश्यक है। इसलिए सामान्य स्वरूप में शक्ति के तीन प्रकार बताए गए हैं: सैनिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और मनोवैज्ञानिक शक्ति। मैं इन तीनों ही शक्तियों को एक एक करके आगे आपको समझाऊंगा। यहाँ तो सिर्फ ये डायग्राम के माध्यम से ये समझना है कि राष्ट्रीय शक्ति के स्वरूप या प्रकार तीन है: सैनिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और मनोवैज्ञानिक शक्ति। इसके बाद में जो राष्ट्रीय शक्ति के प्रयोग की विधियां हैं, मैंने बताया ना कि विधियों की चर्चा भी करेंगे। आज हम प्रकार और विधियां बताएंगे। तो राष्ट्रीय शक्ति के प्रयोग की विधियां चार है: प्रेरणा, पुरस्कार, दंड और बल। अब यहाँ मैंने लिखा है राष्ट्रीय शक्ति के साधन, अर्थात राष्ट्रीय शक्ति के जो साधन है वो चार है: प्रेरणा, पुरस्कार, दंड और बल। और यहाँ वास्तविक रूप में देखा जाए तो राष्ट्रीय शक्ति के प्रकार तीन हो गए: सैनिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और मनोवैज्ञानिक शक्ति। अब यहाँ राष्ट्रीय शक्ति जो है वो दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार को नियंत्रित या प्रभावित करने की क्षमता है। मतलब आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय शक्ति किसे कहते हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ होगा दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार को नियंत्रित या प्रभावित करने की क्षमता। अब दूसरे राष्ट्र के व्यवहार को नियंत्रित या प्रभावित कैसे किया जा रहा है? सैनिक शक्ति से किया जा रहा है, या आर्थिक शक्ति से किया जा रहा है, या मनोवैज्ञानिक या विचारधारात्मक शक्ति से किया जा रहा है। इसको मनोवैज्ञानिक शक्ति भी कह सकते हैं, विचारधारात्मक शक्ति भी कह सकते हैं, विचार की शक्ति भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा? तो यहाँ पर हो सकता है एक अकेला सैनिक शक्ति का प्रयोग किया जाए, या आर्थिक शक्ति का प्रयोग किया जाए, या मनोवैज्ञानिक शक्ति या विचारधारात्मक शक्ति का प्रयोग किया जाए, या फिर तीनों का एक साथ प्रयोग किया जाए। मूल बात यह है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के व्यवहार को यदि नियंत्रित कर लेता है, उसके व्यवहार को प्रभावित कर लेता है, तो प्रभावित करने की जो उसके पास क्षमता है वह क्षमता सैनिक भी हो सकती है, आर्थिक भी हो सकती है और मनोवैज्ञानिक भी हो सकती है। तो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के व्यवहार को नियंत्रित कर लेता है, प्रभावित कर लेता है, तो वह दूसरे राष्ट्र को प्रभावित और नियंत्रित करने की जो क्षमता उस राष्ट्र राज्य के पास में, वह क्षमता ही राष्ट्रीय शक्ति कहलाती है। तो राष्ट्रीय शक्ति का सीधा अर्थ होगा। इधर आइएगा, राष्ट्रीय तथा सुरक्षा उद्देश्य की प्राप्ति की योग्यता। वास्तविक रूप में यहाँ पर भले कोई भी राष्ट्र हो, राष्ट्रीय तथा सुरक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति की योग्यता, अगर किसी भी राष्ट्र राज्य के पास में राष्ट्रीय तथा सुरक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति की योग्यता है, तो वास्तविक रूप में यह योग्यता, यह क्षमता ही राष्ट्रीय शक्ति कहलाती है। तो आप इस डायग्राम के माध्यम से
राष्ट्रीय शक्ति के तीनों प्रकार और राष्ट्रीय शक्ति की जो चारों विधियां हैं, इन चारों विधियों को आसानी से समझ सकते हैं। बाकी हम आगे एक एक की व्याख्या करेंगे। तो यहाँ नोट करेंगे, राष्ट्रीय शक्ति के प्रयोग की विधियां 4 होगी, प्रेरणा, पुरस्कार, दंड और बल। अब हम एक एक की चर्चा करेंगे। सबसे पहले लेंगे राष्ट्रीय शक्ति के प्रकार। बेटा सीधी सी बात है, राष्ट्रीय शक्ति के स्वरूप या जो प्रकार होते हैं इसको मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है सैनिक शक्ति, दूसरा है आर्थिक शक्ति, तीसरा है मनोवैज्ञानिक शक्ति। जैसा कि मैंने यहाँ नोट किया है राष्ट्रीय शक्ति, आप नोट करेंगे राष्ट्रीय शक्ति के प्रकार। तो राष्ट्रीय शक्ति के मुख्यतः 3 प्रकार बताए जाते हैं, सैनिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, मनोवैज्ञानिक शक्ति या विचारधारात्मक शक्ति या विचार की शक्ति। ठीक है बेटा, मैंने 3 का मतलब यहाँ क्या है, 3 प्रकार की शक्तियाँ बताई गई है। लेकिन ध्यान दे बेटा यहाँ कि ये एक दूसरे का साधन तथा शर्त है। मतलब वास्तविक रूप में ये जो तीनों शक्तियाँ हैं ये एक दूसरे से अलग नहीं है। वास्तविक रूप में तीनों शक्तियाँ एक दूसरे का साधन तथा शर्त है। क्योंकि अगर किसी देश के पास में आर्थिक शक्ति और सैनिक शक्ति नहीं है तो वास्तविक रूप में वो महाशक्ति नहीं बन सकता। अगर किसी देश के पास में सैनिक शक्ति है, आर्थिक शक्ति नहीं है, वो भी महाशक्ति नहीं बन सकता। उदाहरण के रूप में हम सोवियत संघ की चर्चा करेंगे तो सोवियत संघ के पास सैनिक शक्ति तो थी लेकिन उसके पास आर्थिक शक्ति का अभाव था, इसलिए 1991 में सोवियत संघ का ही विघटन हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास में सैनिक शक्ति भी है और आर्थिक शक्ति भी है, इसलिए आज भी वह महाशक्ति बना हुआ है। तो वास्तव में एक दूसरे का साधन तथा शर्त है, मतलब ये तीनों शक्तियाँ एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती हैं। वास्तविक रूप में किसी भी देश को महाशक्ति बनने के लिए इन तीनों ही शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। अगली बात, संपूर्ण रूप से शक्ति अविभाजित है। मतलब वास्तविक रूप में इन तीनों प्रकार की शक्तियों का आप विभाजित नहीं कर सकते और ये नहीं कह सकते कि भाई किसी भी राष्ट्र राज्य को केवल सैनिक शक्ति की आवश्यकता होगी या केवल आर्थिक शक्ति की आवश्यकता होगी या केवल मनोवैज्ञानिक या विचारधारात्मक शक्ति की या विचार शक्ति की आवश्यकता होगी। नहीं, वास्तविक रूप में किसी भी राष्ट्र राज्य को महाशक्ति बनना है तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि तीनों ही शक्तियों की आवश्यकता होगी। इसलिए संपूर्ण रूप से शक्ति अविभाजित है। मतलब इसके जो 3 प्रकार बताए गए ये तीनों प्रकार एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, तीनों शक्तियाँ एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। एक राष्ट्र राज्य के पास यदि एक ही शक्ति है तो वह कभी भी महाशक्ति नहीं बन सकता। अब चलिए एक एक की चर्चा करेंगे। सबसे पहले लेंगे हम सैनिक शक्ति। क्या बेटा? सैनिक शक्ति। वास्तविक रूप में देखा जाए तो किसी भी राष्ट्र राज्य की राष्ट्रीय शक्ति का आप अध्ययन करते हैं तो उसकी पहली जो शक्ति होती है वह सैनिक शक्ति होती है। क्योंकि किसी भी राष्ट्र राज्य के पास में यदि सैनिक शक्ति नहीं होगी, उसके पास वास्तव में देखा जाए तो हम कहेंगे कि परमाणु शस्त्र क्षमता उसके पास में नहीं है, तो उसको महाशक्ति की श्रेणी में नहीं लिया जाएगा। क्यों? कोई भी राष्ट्र राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा, अपनी सीमाओं की सुरक्षा बिना सैनिक शक्ति के नहीं कर सकता है। और आप देख सकते हैं समय समय पर सैनिक शक्ति का प्रदर्शन भी किया जाता है। उदाहरण के रूप में हम भारत की चर्चा करेंगे तो भारत के अंतर्गत स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस के ऊपर वास्तविक रूप में सैनिक शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है और दुनिया को दिखाया जाता है कि आज हमारी सैनिक शक्ति इतनी ज़्यादा मजबूत है, सुदृढ़ है। तो वास्तव में किसी भी राष्ट्र राज्य को यदि महाशक्ति बनना है और उसकी राष्ट्रीय शक्ति का आपको अध्ययन करना है तो सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि उसके पास सैनिक शक्ति है कि नहीं है। तो आज आप देख सकते हैं भारत के पास सैनिक शक्ति मौजूद है, अमेरिका के पास सैनिक शक्ति मौजूद है। ठीक है बेटा, सैनिक शक्ति मैंने यहाँ लिखा है, एक विद्वान का नाम पामर तथा पर्किंस कहते हैं कि सैनिक शक्ति का सर्वोच्च महत्व इस बात में है कि यह बहस का अंतिम शब्द तथा अपील का अंतिम न्यायालय है। बेटा ध्यान दें, सैनिक शक्ति का सर्वोच्च महत्व इस बात में है कि यह बहस का अंतिम शब्द तथा अपील का अंतिम न्यायालय है। वास्तविक रूप में हम ये कह सकते हैं कि कोई भी राष्ट्र राज्य हो, जब उसकी सीमाओं के ऊपर कोई भी खतरा मंडराता है तो ऐसी स्थिति में सैनिक शक्ति का प्रयोग करना अति आवश्यक हो जाता है। तो डेफिनेटली कहा जा सकता है कि किसी भी राष्ट्र राज्य की शक्ति का आप अध्ययन कर रहे हैं, राष्ट्रीय शक्ति का आप अध्ययन कर रहे हैं तो वहाँ पर ये देखना जरूरी है कि उसके पास सैनिक शक्ति है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सैनिक शक्ति विदेश नीति का एक उपकरण है। वास्तविक रूप में देखा जाए तो जब एक राष्ट्र राज्य अपनी विदेश नीति तय करता है तो उसकी विदेश नीति तभी प्रभावशाली होगी जबकि उसके पास सैनिक शक्ति होगी। फॉर एग्जाम्पल, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत है, इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में उस सामूहिक सुरक्षा में कहा जाता है कि जब किसी भी छोटे राष्ट्र राज्य के ऊपर कोई महाशक्ति आक्रमण करती है तो ऐसी स्थिति में सभी राष्ट्र राज्यों को एकजुट होकर के उस महाशक्ति का विरोध
करना चाहिए। लेकिन वो महाशक्ति का विरोध तभी किया जाएगा जबकि उस राष्ट्र राज्य के पास में वास्तविक रूप में सैनिक शक्ति होगी। अगर सैनिक शक्ति नहीं होगी तो फिर वह वास्तव में देखा जाए तो उस महाशक्ति का विरोध नहीं कर सकता। इसलिए सैनिक शक्ति का होना अति आवश्यक है। अतः आप कह सकते हैं कि सैनिक शक्ति विदेश नीति का एक उपकरण है। ठीक है बेटा, अगर प्रभावशाली विदेश नीति तय करनी है, आपकी विदेश नीति को प्रभावशाली बनाना है, तो आपके पास सैनिक शक्ति का होना अति आवश्यक है। इसलिए आप नोट करेंगे सैनिक शक्ति विदेश नीति का एक उपकरण है। आगे मैंने लिखा है परमाणु शस्त्र क्षमता को राष्ट्रीय शक्ति का उपतत्व कहा जा सकता है। मतलब वास्तव में यदि आधुनिक समय की बात की जाए तो जो परमाणु शस्त्र क्षमता है इसको राष्ट्रीय शक्ति का उपतत्व कहा जा सकता है। किसी भी राष्ट्र राज्य के पास में यदि परमाणु शस्त्र क्षमता नहीं है तो वास्तविक रूप में आप ये कहेंगे कि वह सैनिक शक्ति की दृष्टि से अभी शक्तिशाली नहीं है, उसके पास सैनिक शक्ति का अभाव है। और जिसके पास परमाणु शस्त्र क्षमता है उसके बारे में कहा जाएगा कि वास्तविक रूप में वह सैनिक शक्ति की दृष्टि से मजबूत है। ठीक है बेटा, तो ये पहला प्रकार होगा। दूसरा है आर्थिक शक्ति। अब वास्तव में किसी राष्ट्र राज्य के पास में यदि सैनिक शक्ति है और आर्थिक शक्ति नहीं है तो वह राष्ट्र राज्य कभी महाशक्ति नहीं बन सकता। उदाहरण के रूप में सोवियत संघ के पास में सैनिक शक्ति तो थी लेकिन वहाँ आर्थिक शक्ति का अभाव था, इसलिए ये केंद्र प्रकार ने 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब आर्थिक शक्ति की बात की जाए तो यहाँ पर भी पामर व परकिंस कहते हैं कि अब ध्यान दें, आर्थिक शक्ति, पामर परकिंस कह रहे हैं आर्थिक शक्ति सैनिक शक्ति से अलग नहीं की जा सकती। बेटा नोट करें, आर्थिक शक्ति, मतलब आर्थिक से मतलब शक्ति, आर्थिक शक्ति सैनिक शक्ति से अलग नहीं की जा सकती। आज की युद्ध स्थिति में यह कहा जा सकता है कि आर्थिक शक्ति ही सैनिक शक्ति है। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। मतलब वास्तव में आर्थिक शक्ति सैनिक शक्ति से अलग नहीं की जा सकती है। और आज डेफिनेटली युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, तो आज की युद्ध स्थिति में ये कहा जा सकता है कि आर्थिक शक्ति ही सैनिक शक्ति है। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मतलब कोई भी राष्ट्र राज्य यदि आर्थिक शक्ति से मजबूत नहीं है, आर्थिक दृष्टि से मजबूत नहीं है, तो निश्चित रूप में उसके पास सैनिक शक्ति भी नहीं हो सकती है। इसलिए आर्थिक शक्ति ही सैनिक शक्ति है, कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मतलब आर्थिक दृष्टि से मजबूत होना अति आवश्यक है। जैसे कि सोवियत संघ का विघटन होने का मूल कारण ये था कि सैनिक शक्ति तो थी लेकिन आर्थिक शक्ति का अभाव था, इसलिए उसका विघटन हुआ। तो इसलिए कहा जा सकता है कि आर्थिक शक्ति का होना अति आवश्यक है। आर्थिक शक्ति होगी तो निश्चित रूप में वह अपनी सैनिक शक्ति का भी विस्तार कर लेगा। तीसरा है मनोवैज्ञानिक शक्ति। मनोवैज्ञानिक शक्ति मीन्स विचारधारात्मक शक्ति या विचार शक्ति। अब देखिएगा बेटा, यहाँ कोई भी राष्ट्र राज्य हो उसके पास सैनिक शक्ति का होना अति आवश्यक है, आर्थिक शक्ति का होना अति आवश्यक है। इसी के साथ में उसके पास मनोवैज्ञानिक या विचारधारात्मक या विचार की शक्ति का होना भी अति आवश्यक है। क्योंकि कोई भी राष्ट्र राज्य दूसरे राष्ट्र राज्य के व्यवहार को नियंत्रित तभी कर पाएगा जबकि उसके पास विचारधारा की शक्ति होगी। फिर इसके लिए भले ही वह विश्व जनमत को अपने पक्ष में करे, कूटनीति का प्रयोग करे, कैसे भी करे, लेकिन निश्चित रूप में दूसरे राष्ट्र राज्य के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए विचार की शक्ति, विचारधारा की शक्ति, मनोवैज्ञानिक शक्ति का होना अति आवश्यक है। इसके लिए राजनय अर्थात कूटनीति का भी प्रयोग किया जा सकता है। विश्व जनमत को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया जाएगा। उदाहरण के रूप में आज हम भारत की विदेश नीति की बात करें, भारत राष्ट्र राज्य की बात करें, तो भारत आज वास्तविक रूप में सैनिक शक्ति की दृष्टि से मजबूत है, आर्थिक शक्ति की दृष्टि से ही मजबूत है और इसी के साथ में मनोवैज्ञानिक शक्ति की दृष्टि से मजबूत है। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री वास्तविक रूप में विचारधारात्मक शक्ति का खुलकर प्रयोग कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि तीन प्रकार की शक्ति हमारे पास हैं, इसलिए भारत को महाशक्ति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। चलिए बेटा, मनोवैज्ञानिक शक्ति में एक विद्वान है सैलीचर कह रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक शक्ति में वे प्रतीकात्मक साधन यंत्र होते हैं जो मनुष्य के दिल तथा भावनाओं को अच्छे लगते हैं। मतलब इसमें एक प्रकार से प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मनोवैज्ञानिक शक्ति के अंतर्गत मैं कहना चाहूँगा, अभी जैसे मैंने पीछे आपको एग्जाम्पल दिया था वो एग्जाम्पल यहाँ भी लागू कर सकते हैं। जैसे वास्तव में समय समय पर कोई भी राष्ट्र राज्य हो, जब वहाँ पर कोई राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है? जिससे कि दूसरे राष्ट्र राज्य के ऊपर उसका प्रभाव पड़े। क्यों? क्योंकि दूसरे राष्ट्र राज्य को पता लगेगा कि वास्तव में उस राष्ट्र राज्य के पास में आज इतनी आर्थिक शक्ति, इतनी सैनिक शक्ति है। तो डेफिनेटली अगर हम भारत की बात करें तो भारत स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस के ऊपर जो सैनिक शक्ति का प्रदर्शन करता है, तो सैनिक शक्ति का प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है जिससे कि दूसरे राष्ट्र राज्यों के व्यवहार को प्रभावित किया जाए, दूसरे राष्ट्र राज्यों को पता लगे कि वास्तव में आज भारत सैनिक शक्ति की दृष्टि से इतना मजबूत है। तो ये मनोवैज्ञानिक शक्ति का ही प्रयोग करना है। ठीक है बेटा, अब ध्यान दें,
अब आगे हम बढ़ेंगे राष्ट्रीय शक्ति के तीनों स्वरूपों की अंतर्निर्भरता। अर्थात वास्तव में देखा जाए तो राष्ट्रीय शक्ति के जो तीनों प्रकार या स्वरूप हैं ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। इन तीनों को एक दूसरे अलग नहीं किया जा सकता। उदाहरण के रूप में अगर कोई भी राष्ट्र राज्य उसके पास सैनिक शक्ति है, अगर आर्थिक शक्ति नहीं है तो वह महाशक्ति नहीं बन सकता। जैसे मैंने आपको कहा कि सोवियत संघ वास्तव में देखा जाए तो उसके पास सैनिक शक्ति तो थी लेकिन आर्थिक शक्ति नहीं थी, इसलिए 1991 में विघटन हुआ। अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका के पास सैनिक शक्ति भी है और आर्थिक शक्ति भी है, और इसी के साथ में विचारधारात्मक शक्ति का भी वह अच्छे से प्रयोग करना जानता है। इसलिए हमें कह सकते हैं कि किसी भी राष्ट्र राज्य को यदि शक्तिशाली बनना है या किसी भी राष्ट्र राज्य की राष्ट्रीय शक्ति का आप अध्ययन करते हैं तो ये देखना जरूरी हो जाता है कि वास्तव में वहाँ की तीनों शक्तियाँ मौजूद हैं या नहीं। ये तीनों शक्तियाँ एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, इन तीनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है बेटा, इसका मतलब यही होगा। अब यहाँ पर भी EHकार कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक शक्ति, सैनिक शक्ति तथा आर्थिक शक्ति राजनीतिक शक्ति के लिए कम आवश्यक नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मनोवैज्ञानिक शक्ति, सैनिक शक्ति तथा आर्थिक शक्ति राजनीतिक शक्ति के लिए कम आवश्यक नहीं है। मतलब वास्तविक रूप में यदि किसी भी देश का आपको अध्ययन करना है, किसी भी राष्ट्र राज्य का अध्ययन करना है और ये देखना है कि वास्तविक रूप में वह राजनीतिक दृष्टि शक्तिशाली है या नहीं, तो निश्चित रूप में ये देखना जरूरी होता है कि उसके पास मनोवैज्ञानिक शक्ति भी है या नहीं, वह अच्छे से कूटनीति का प्रयोग करना जानता है या नहीं, वह अच्छे से विश्व जनमत को अपने पक्ष में करना जानता है या नहीं। यदि जानता है तो वह मनोवैज्ञानिक दृष्टि शक्तिशाली है, अन्यथा शक्तिशाली नहीं है। तो इसलिए तीनों शक्तियाँ एक दूसरे से विलग या अलग नहीं है। अब इसका दूसरा पार्ट लेते हैं, राष्ट्रीय शक्ति के प्रयोग की विधियाँ। अर्थात वास्तविक रूप में राष्ट्रीय शक्ति के प्रयोग की कौन कौन सी विधियाँ हैं। क्या कौन कौन सी विधियाँ हैं? तो इसमें 4 विधियाँ होंगी, प्रेरणा, पुरस्कार, दंड और बल। इन चारों को मैं एक एक करके समझाऊंगा। तो सबसे पहले नोट करेंगे, राष्ट्रीय शक्ति अपने राष्ट्रीय हितों के इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार को नियंत्रित करने की योग्यता है। बेटा नोट करेंगे इसको, राष्ट्रीय शक्ति अपने राष्ट्रीय हितों के इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार को नियंत्रित करने की योग्यता है। जैसे अ नामक राष्ट्र ब नामक राष्ट्र के व्यवहार को नियंत्रित करता है, या ब नामक राष्ट्र अ नामक राष्ट्र के व्यवहार को नियंत्रित करता है, या भारत अ नामक पक्ष भारत मान लेंगे, ब नामक पक्ष अमेरिका मान लेंगे, तो भारत अमेरिका के व्यवहार को नियंत्रित करता है या अमेरिका भारत के व्यवहार को नियंत्रित करता है। कौन किसके व्यवहार को नियंत्रित करता है? तो व्यवहार को नियंत्रित करने की जो क्षमता और योग्यता होती है निश्चित रूप में वह ही राष्ट्रीय शक्ति कहलाती है। अब 4 तरीकों से कोई भी राष्ट्र राष्ट्रीय शक्ति का प्रयोग करते हैं। मतलब कोई भी राष्ट्र है, कोई भी राष्ट्र राज्य, कोई भी देश है, वह राष्ट्रीय शक्ति का वास्तविक रूप में 4 तरीकों से प्रयोग करता है। अब वो 4 तरीके कौन कौन से हैं? प्रेरणा, पुरस्कार, दंड और बल। मतलब इन 4 तरीकों से कोई भी राष्ट्र राज्य, कोई भी देश राष्ट्रीय शक्ति का प्रयोग करता है, अपनी नेशनल पावर का प्रयोग करता है। नंबर 1, प्रेरणा के माध्यम से। प्रेरणा में क्या होता है कि कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र या राष्ट्रों के सामने अपनी समस्या को अच्छे से परिभाषित कर देता है, अपनी समस्या को अच्छे से प्रस्तुत कर देता है, तो इसको कहते हैं प्रेरणा की विधि। नोट करेंगे आप, राष्ट्रों या राष्ट्र के सामने समस्या को परिभाषित करना। मतलब कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र राज्य या दूसरे राष्ट्र राज्य के सामने या दूसरे राष्ट्रों के सामने अपनी समस्या को अच्छे से परिभाषित कर देता है या प्रस्तुत कर देता है, तो इसको प्रेरणा का नाम दिया जाता है। दूसरी विधि है पुरस्कार। इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में एक राष्ट्र राज्य, एक देश दूसरे देश को आर्थिक सहायता देता है। क्या बेटा? आर्थिक सहायता देता है, मतलब अनुदान देता है। इसी के साथ में व्यापार करने के लिए भी आज़ादी दे देता है। इसी के साथ में वह समुद्री मार्ग का इस्तेमाल करने के लिए कह देता है। या हम ये कहेंगे कि वास्तविक रूप में एक देश दूसरे देश को किसी भी रूप में कोई सहायता देता है तो वह सब पुरस्कार के अंतर्गत आता है। तो कोई भी राष्ट्र राज्य वास्तविक रूप में राष्ट्रीय शक्ति का जो प्रयोग करता है वह पुरस्कार के माध्यम से भी करता है, दूसरे राष्ट्र राज्य को प्रसन्न करना हो। तीसरा है दंड। दंड के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य दूसरे राष्ट्र राज्य को धमकी देता है, वास्तविक रूप में बल का प्रयोग नहीं करता है, यहाँ केवल बल की धमकी दी जाएगी। दंड के अंतर्गत केवल बल की धमकी दी जाएगी। जैसे या धमकी ये दी जाए, कोई भी एक राष्ट्र राज्य दूसरे राष्ट्र राज्य से कह दे कि अब हम आपको आर्थिक सहायता नहीं देंगे, आपकी आर्थिक सहायता बंद की जाती है,
तो आर्थिक सहायता बंद की जाती है, यही बेटा दंड कहलाता है। चौथा है बल। बल के अंतर्गत वास्तविक रूप में क्या, बल के अंतर्गत वास्तविक रूप में बल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर बल की धमकी नहीं दी जाती है, बल्कि यहाँ बल का प्रयोग किया जाता है, सैनिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है, हिंसा का प्रयोग किया जाता है। मतलब यहाँ वास्तव में बल के अंतर्गत धमकी नहीं दी जाती है, बल्कि यहाँ वास्तव में हम कहेंगे कि हिंसा का, सैनिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ वास्तविक रूप में एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि युद्ध की स्थिति है। क्या है ये? युद्ध की स्थिति है। तो इन 4 विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से ध्यान देंगे प्रेरणा, पुरस्कार और दंड, इन तीनों का एक साथ प्रयोग किया जा सकता है। बल्कि यहाँ अंत में यदि कहें हम बल, तो बल का प्रयोग अंतिम रूप में किया जाना चाहिए जब ये तीनों विकल्प असंभव हो जाए। तीनों विकल्पों का प्रयोग हमने किया है और हम दूसरे राष्ट्र राज्य के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, हमें सफलता नहीं मिल पा रही है, तो ऐसी स्थिति में अंत में जाकर के बल का प्रयोग किया जाए। तो यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि दंड और बल में क्या अंतर है। तो आप ध्यान देंगे बेटा, दंड के अंतर्गत क्या होता है, बल प्रयोग की धमकी दी जाती है, और बल के अंतर्गत बल का वास्तविक प्रयोग किया जाता है। बल के अंतर्गत वास्तविक रूप में फोर्स का प्रयोग किया जाता है, यहाँ सैनिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये युद्ध जैसी स्थिति है। क्या है? युद्ध जैसी स्थिति है। तो ये वास्तविक रूप में देखा जाए तो राष्ट्रीय शक्ति का प्रयोग ये 4 विधियों से किया जाता है, प्रेरणा, पुरस्कार, दंड और बल। इसके बाद हम निष्कर्ष निकालते हैं। मैंने लिखा है निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या होगा? निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि 3 एक साथ, क्या 3 एक साथ, अर्थात वास्तविक रूप में देखा जाए तो यहाँ ये जो 4 विधियां हैं, इसके बारे में निष्कर्ष निकाल रहे हैं हम कि जो 3 विधियां हैं, 3 विधियां प्रेरणा, पुरस्कार और दंड, प्रेरणा, पुरस्कार और दंड, 3 विधियों का एक साथ प्रयोग किया जा सकता है। और कमजोर जो राष्ट्र होता है वह प्राय प्रेरणा पर निर्भर करता है। मतलब जो कमजोर राष्ट्र राज्य होता है वह अक्सर प्रेरणा का ही प्रयोग करता है, क्योंकि पुरस्कार तो दे ही नहीं सकता है। इसके साथ में वह वास्तविक रूप में दंड अर्थात बल की धमकी भी नहीं दे सकता है और बल का व्यवहार में प्रयोग भी नहीं कर सकता है। इसलिए कमजोर राष्ट्र राज्य प्रेरणा का ही प्रयोग करता है। अपनी समस्या को स्पष्ट रूप में दूसरों के सामने परिभाषित कर देता है, दूसरे राष्ट्र राज्यों के सामने रख देता है कि हमारी ये समस्या है। इसके बाद फिर मैंने लिखा है कमजोर राष्ट्र प्राय जो है प्रेरणा पर निर्भर होते हैं। फिर मैंने लिखा है यहाँ वास्तविक रूप में देखा जाए तो जो ये राष्ट्रीय शक्ति के प्रयोग करने की 4 विधियां हैं, प्रेरणा, पुरस्कार, दंड और बल, तो इसके अंतर्गत जो विधियों का प्रयोग किया जाता है, विधियों का प्रयोग वास्तविक रूप में उस राष्ट्र राज्य की स्थिति, वातावरण भी जो है इसका निर्धारक तत्व है। अर्थात वास्तविक रूप में राष्ट्रीय विधियों का प्रयोग, मतलब कौन सी विधि का प्रयोग किया जाएगा, इन विधियों को निर्धारित करने के लिए स्थिति और वातावरण भी उसका निर्धारक तत्व होता है। तो आप नोट करेंगे स्थिति और वातावरण भी निर्धारक तत्व होता है कि भाई कौन सी विधि का प्रयोग किया जाएगा, उस समय की क्या परिस्थितियां हैं, क्या स्थिति है और उस समय का किस प्रकार का वातावरण है, ये भी निर्धारित करेगा कि कौन सी विधि का प्रयोग किया जाएगा। तो ये हो गया राष्ट्रीय शक्ति के 3 प्रकार और इसकी 4 विधियाँ। 3 प्रकार कौन कौन से हो गए, आप इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। ये मैंने इसका एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, ये डायग्राम बनाएंगे। 3 शक्ति कौन सी होगी, सैनिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और मनोवैज्ञानिक शक्ति। और 4 विधियाँ कौन सी होगी, प्रेरणा, पुरस्कार, दंड और बल। फिर बता रहा हूँ यहाँ दंड और बल में क्या अंतर है। दंड और बल में ये अंतर है कि दंड के अंतर्गत बल प्रयोग की धमकी दी जाती है, वास्तविक रूप में बल का प्रयोग नहीं किया जाता है, फोर्स का प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि बल के अंतर्गत वास्तविक रूप में फोर्स का प्रयोग किया जाता है। यहाँ हिंसा का सहारा लिया जाता है, ये युद्ध जैसी स्थिति है। हालांकि इसका प्रयोग अंत में किया जाना चाहिए। फिर कह रहा हूँ कि प्रेरणा, पुरस्कार और दंड का एक साथ प्रयोग किया जा सकता है, जबकि बल का इनके साथ में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और किया भी नहीं जा सकता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ राष्ट्रीय शक्ति के 3 प्रकार हो गए, 4 विधियाँ हो गई। फिर से बता रहा हूँ, राष्ट्रीय शक्ति के 3 प्रकार कौन से हो गए, सैनिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, मनोवैज्ञानिक शक्ति जिसको कि विचार शक्ति या विचारधारात्मक शक्ति भी कहते हैं। और 4 विधियाँ कौन सी होगी, प्रेरणा, नोट करें, प्रेरणा, पुरस्कार, दंड और बल। तो आप यदि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अच्छे से समझना चाहते हैं तो राष्ट्रीय शक्ति के इन 3 प्रकार और 4 विधियों को भी समझें, जिससे कि आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो है सैद्धांतिक
पक्ष के साथ साथ व्यावहारिक पक्ष को भी समझ सकें। किसी भी देश की विदेश नीति को अच्छे से समझना हो तो इसके लिए आपको इन दोनों की जानकारी होना अति आवश्यक है। मतलब राष्ट्रीय शक्ति के तीनों प्रकारों को भी समझना जरूरी है और राष्ट्रीय शक्ति की जो विधियां हैं 4, इनको भी समझना अति आवश्यक है। यदि आप इन दोनों बातों को अच्छे से समझ जाते हैं तो किसी भी देश की विदेश नीति को भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो मुझे पूरा विश्वास है आज आप राष्ट्रीय शक्ति के 3 प्रकार और राष्ट्रीय शक्ति की 4 विधियों को अच्छे से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।